नमस्कार बच्चों। आज मैं शशि प्रभा। आज मैं आपको कोशिका यानी सेल के बारे में बताऊंगी। बच्चों, आज हम जानेंगे कि कोशिका की संरचना एवं प्रकार्य यानी कोशिका की संरचना कैसी होती है और उसके कार्य क्या होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आसपास की वस्तुएं या तो सजीव है या निर्जीव है। निर्जीव का जानते हैं आप? निर्जीव का मतलब जिनमें जान नहीं होती है। अब क्या है, सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। और कोशिका क्या होती है बच्चों? जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई को हम कोशिका कहते हैं। अब इनके कार्य क्या क्या हैं बच्चों? कार्य है, जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण करती है, परिवहन करती है, उत्सर्जन करती है और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में इसकी भूमिका अवश्य होती है। यानी कोशिका में पोषण भी होता है, परिवहन भी होता है, उत्सर्जन भी होता है और जनन भी होता है। जनन यानी अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करना। अब आता है कि हमारा कि कोशिका की खोज किसने की। तो बच्चों, कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। तो उन्होंने इसकी क्या किया, उन्होंने कॉर्क की छाल ली। कॉर्क की छाल कैसे कहते हैं बच्चों? जो पेड़ की जो छाल होती है उसे कॉर्क बोलते हैं। और उसका उन्होंने पतली सी स्लाइस ली और पतली सी स्लाइस लेके उसमें उन्होंने माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी में देखा। तो उन्हें क्या दिखाई दिया? उन्हें दिखाई दिया कोष्ठयुक्त अर्थात बक्सेनुमा विभाजित संरचना दिखाई दी। और ये संरचना किस तरह से दिखाई दे रही थी बच्चों? ये संरचना उन्हें एक मधुमक्खी के छत्ते जैसी दिखाई दी। और उन्होंने क्या दिखाई, उसमें क्या देखा कि ये बक्से एक दीवार या विभाजन पट्टी द्वारा अलग थे, अर्थात उन बक्सों के विभाजन के लिए उसमें एक पट्टी दिखाई दे रही थी। तो रॉबर्ट हुक ने उसे क्या नाम दिया? उन्हें कोशिका का नाम दिया। क्या नाम दिया? उसे कोशिका का नाम दिया। अब बच्चों, हम इसका हम इससे तुलना हम ईंटों से कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विभिन्न ईंटों को जोड़कर भवन का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर सजीव के शरीर का निर्माण करती हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसकी तुलना हम किससे कर सकते हैं? कोशिका की तुलना हम ईंटों से करते हैं। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार भवन के निर्माण में मूलभूत इकाई ईंट है, उसी प्रकार सजीवों के निर्माण में भी मूलभूत इकाई कोशिका है। अब हम आते हैं कोशिकाओं की संख्या। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर लाखों की संख्या में जीव पाए जाते हैं और उनकी आकृति कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। उनके साइज भी भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है बच्चों, अब ऐसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं बहुकोश के जीव यानी मल्टीसेलुलर जीव। उसी प्रकार एक कोश के जीव क्या, जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एक कोश के जीव। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है। अब अमीबा और पैरामीशियम की क्या खासियत है बच्चों? अमीबा क्या होता है? ये अपने आकार और साइज को बदल सकता है, अर्थात ये छोटा बड़ा हो सकता है। और एक कोश के जीव भी वह सारी क्रिया करते हैं जो बहुकोश के जीव करते हैं। लेकिन एक कोश के जीव जैसे अमीबा क्या करता है? भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, उसे पचाता है, श्वसन करता है और उत्सर्जन करता है और प्रजनन भी करता है। लेकिन बहुकोश के जीवों में क्या होता है बच्चों? उनके सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा किए जाते हैं। और कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ये कोशिकाओं का समूह उत्तक का निर्माण करता है। और ये उत्तक क्या करते हैं? ये अंगों का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आकृति की बात करते हैं। तो आकृति में मैंने आपको बताया ही है कि अमीबा क्या करता है कि ये अपने आकार को छोटा और बड़ा करता है। आप जैसे कि आपने देखा होगा जो मनुष्य के शरीर में दो प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं और लाल रक्त कणिकाएं। तो जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं वो भी एक कोश के जीव का उदाहरण होती हैं और वो भी अपनी आकृति बदल सकती हैं। ठीक है बच्चों, सबसे छोटी कोशिका होती है, उसका साइज होता है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर। और जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होती है और उसका साइज होता है 170 माइक्रोमीटर से 130 माइक्रोमीटर। अब आता है बच्चों हमारा इसके पार्ट कि कोशिका के कितने पार्ट होते हैं। तो कोशिका के 3 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले कोशिका का आता है कोशिका झिल्ली। ये कोशिका का भाग होता है और इसे हम क्या कहते हैं? इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। और इसका कार्य क्या है बच्चों? ये कोशिका को आकार प्रदान करती है। और दूसरा कार्य है इसका, जो उसमें कोशिका में जो पदार्थ आते हैं उनका आवागमन को नियमित करती है। ठीक है बच्चों, अब आता है हमारा दूसरा कोशिका द्रव्य।
अब ये क्या है, ये एक जेली जैसा पदार्थ होता है और जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है। कोशिका के अन्य संगठन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है आदि भी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों। अब आता है हमारा तीसरा केंद्रक। केंद्रक क्या है? यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण संगठक है। यह सामान्य गोलाकार होता है। यह कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है और केंद्रक कोशिका में एक झिल्ली द्वारा अलग होता है, जिसे हम केंद्रक झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो हमारे कोशिका के पार्ट हो गए। कोशिका झिल्ली है, कोशिका द्रव्य है, केंद्रक है। ठीक है, अब हमारा आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका और प्लांट सेल यानी पादप कोशिका। जैसा कि आप जानते हैं कि जंतु भी कोशिका से मिलकर बने होते हैं, पादप यानी पेड़ पौधे भी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो जो उनकी कोशिका के जो स्ट्रक्चर होती है ये आपको दोनों इसमें दिखाई दे रही हैं। अब मैं आपको इसमें अंतर बताती, इसमें क्या अंतर है। तो जो जंतु कोशिका होती है उसमें भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है और जो पादप कोशिका होती है उसमें भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो दोनों में मेन एक जैसा पाया जाता है। अभी आती है तुम्हारी रिक्तिका। रिक्तिका भी दोनों में पाई जाती है। ठीक है, जैसे बच्चा आप देख पा रहे हैं। और आता है केंद्रक। केंद्रक भी दोनों में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, कोशिका द्रव्य भी दोनों में पाया जाता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, इनमें अंतर क्या है? अंतर है इसमें कोशिका भित्ति केवल प्लांट सेल यानी पादप कोशिका में पाई जाती है, वो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। और दूसरा आता है हमारा हरित लवक। हरित लवक भी केवल हमारा पादप कोशिका में ही पाया जाता है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो ये हमारा दोनों इसमें अंतर स्पष्ट हो गए कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या क्या अंतर होता है। तो जो आज मैंने आपको ये पढ़ाया पूरा कोशिका की संरचना, उसका आकार और उसके जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर होता है, तो ये आपको इसकी खोज कैसे हुई, या इसको आप मैंने कोशिका का पूरा सार मैंने आज आपको समझा दिया। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।